Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब and welcome back to our one shot lecture series। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। अब इस चैप्टर का वेटेज अगर देखा जाए तो ये चैप्टर भी 5 to 7 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और सीईटी एग्जाम में भी इसका काफी डिसेंट वेटेज है, ठीक है। और ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। इसमें इस चैप्टर में से मैं आपको दो टॉपिक्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपको कंपलसरी करके जाना है और कहां से कौन से टाइप का कैसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के साथ। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर जिन बच्चों को नहीं पता, हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पर, उस ऐप का नाम है ज्ञान लैब। इस ऐप को इंस्टॉल करके लॉग इन करके आप बहुत सारा फ्री मटेरियल यूज कर सकते हो, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स दिए गए हैं, आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज दिए गए हैं एमएसटी सीईटी प्रिपरेशन करने के लिए, आपको बोर्ड एग्जाम्स के सैंपल पेपर दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम पेपर्स दिए हैं, बीएससी नर्सिंग का सैंपल पेपर दिया गया है, बहुत कुछ दिया है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री मटेरियल बहुत दिया है। और जिन बच्चों को सीरियसली अपनी एमएसटी सीईटी और नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उन बच्चों के लिए हम हर साल वरदान बैच लॉन्च करते हैं। तो हमने ऑलरेडी वरदान बैच 3.0 लॉन्च कर दिया है। इसमें हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप वरदान बैच ज्वाइन करते हो तो 3000 से 4000 एमसीक्यूज का जो मॉक टेस्ट है, 3000 to 4000 एमसीक्यूज का जो मॉक टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा अगर आप वरदान बैच ज्वाइन करते हो। तो वरदान बैच में आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं पूरा बायोलॉजी सिलेबस का, प्लस मॉक टेस्ट मिलता है। और अगर किसी बच्चे को लेक्चर्स नहीं अटेंड करने हैं तो वो सिर्फ मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकता है। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको थ्योरी याद है या नहीं है ये मॉक टेस्ट देकर ही पता चलता है। तो जिनके पास पैसे नहीं है वो फ्री मटेरियल यूज करो, जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं वो वरदान बैच ज्वाइन करो, आपको लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा। और जिनके पास कैपेसिटी थोड़ी कम है तो वो सिर्फ मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने हर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया है। तो प्लीज अपना पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 7 के साथ। अब प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन में हमको क्या दिया है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हम 2 टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होती है क्वांटिटेटिव ग्रोथ, एक होती है क्वालिटेटिव ग्रोथ। क्वांटिटी मतलब क्या होती है? प्लांट की क्वांटिटेटिव ग्रोथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्लांट की लेंथ कितनी बढ़ रही है, उसके पत्ते की ब्रेड्थ कितनी है, हमारे फ्रूट का साइज क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वेट क्या है, ये सब क्वांटिटेटिव ग्रोथ में आता है। सो ग्रोथ एज अ क्वांटिटेटिव चेंज इज फाइनल प्रोडक्ट, मतलब प्लांट का जब फाइनल ग्रोथ हो जाता है तो हम उसको क्वांटिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं। क्वालिटेटिव ग्रोथ में हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लांट की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका शेल्फ लाइफ कैसा है, वो पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, वो सारी चीजें क्वालिटेटिव में आती हैं। क्वालिटेटिव में हम यहाँ पर प्लांट के ग्रोथ का डेवलपमेंट पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी ग्रोथ का डेफिनेशन अगर आपको पूछा तो आप ग्रोथ को कैसे डिफाइन करोगे? इट कैन बी डिफाइंड एज परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज। एक बार अगर ग्रोथ हो गई तो हो गई, ये वापस कम नहीं हो सकती या ये ग्रोथ पीछे नहीं आ सकती। तो ग्रोथ एक परमानेंट फिनोमिनन है और ये प्रोसेस फिर से पीछे रिवर्स नहीं हो सकता, और जो चेंजेस हो गए तो हो गए, इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। अगर हम मल्टी सेलुलर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट की ग्रोथ फिक्स्ड नहीं होती है, इट इज इनडिटर्मिनेट। कितनी हाइट बढ़ेगी, कितने साल तक वो प्लांट जिंदा रहेगा, हम नहीं बता सकते। कुछ कुछ स्पीशीज तो हजारों साल तक जिंदा रहती हैं, कुछ स्पीशीज कुछ घंटों में खत्म हो जाती हैं, कुछ स्पीशीज कुछ महीने कुछ साल तक रहती हैं। सो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में फिक्स्ड होती है। जैसे प्लांट का जो टिप होता है, स्टेम का जो टिप होता है, रूट का जो टिप होता है, साइड साइड के स्टेम का जो टिप होता है, जहां पे प्लांट सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाता है, तो उन पार्ट्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेम यानी कि ऐसे सेल्स जहां पर न्यू सेल्स कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन दिखाते रहते हैं। तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। अगर प्लांट के टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है तो इससे प्लांट की हाइट बढ़ेगी, उसको बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। अगर हमको यहाँ पर साइड साइड में प्लांट के गर्थ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गर्थ मतलब क्या होता है? डायामीटर यानी कि विड्थ। अगर हमको प्लांट का डायामीटर बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है तो वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से होता है, जिसकी वजह से प्लांट थिक होता है। और अगर हमको प्लांट की बीच में से हाइट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है तो ये जो नोड्स के पास जो टिश्यू होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये नोड्स और इंटर नोड्स के बीच का लेंथ बढ़ाते हैं। जैसे गन्ने का जो लेंथ होता है वो 2 नोड्स के बीच का हम लेंथ चेक करते हैं, इंटर नोड का लेंथ चेक करते हैं, तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से होता है।
तो मेरिस्टेम इस वर्ड का मतलब क्या है? ऐसे सेल्स जो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रोथ फेजेस की अगर हम बात करें तो इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज है फेज ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूअसली माइटोसिस करते हैं और 2 डॉटर सेल बनाते हैं। समझो ये एक मदर सेल है, इसने माइटोसिस किया और माइटोसिस करके 2 डॉटर सेल बनाए। अब इसमें क्या होगा, एक डॉटर सेल आगे जाके परमानेंट हो जाएगा और एक डॉटर सेल माइटोसिस कंटिन्यू करेगा, तो इससे फिर से हमको 2 डॉटर सेल मिलेंगे। अब इसमें से ये वाला सेल परमानेंट हो गया और इसने फिर से माइटोसिस किया और 2 डॉटर सेल्स बनाए। मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रोसेस भी होते जा रहा है और माइटोसिस भी चालू है। सो 1 डॉटर सेल्स रिमेन मेरिस्टेमेटिक और जो दूसरा डॉटर सेल है वो डिफरेंशिएशन दिखाता है और परमानेंट हो जाता है। तो ये जो फेज होता है, फर्स्ट फेज जो होता है, स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करके सेल डिवीजन होता है। एक सेल डिवाइड होगा तो एक सेल परमानेंट हो जाएगा, एक माइटोसिस करेगा, फिर से डिवाइड होगा, परमानेंट हो जाएगा, माइटोसिस करेगा, ये चलते रहता है, ठीक है। फिर आता है फेज ऑफ एनलार्जमेंट, ये वाला फेज जहां पर आपको सडनली प्लांट की लेंथ बढ़ते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर प्लांट की लेंथ, प्लांट की विड्थ, हमको प्लांट की लेंथ और प्लांट की विड्थ दोनों बढ़ते हुए दिखाई देती है। अंदर ही अंदर मिनरल्स का डिपोजिशन स्टार्ट होता है और कंपैरेटिवली ये फेज फास्ट फेज होता है, इसीलिए इसको लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। और तीसरा फेज आता है फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन। इसमें क्या होता है, जो सेल्स ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं अब वो सेल्स मैच्योर होना स्टार्ट होंगे, यानी कि अपना अलग अलग फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे। कोई रूट हेयर बनेगा, कोई आगे जाके प्लूम्यूल बनेगा, कोई रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पर ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डिसाइड करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये फेज फिर से स्लो हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे करके आप अपना लाइफ का डेस्टिनी डिसाइड करते हो कि मुझे आगे जाके क्या बनना है। तो मैच्योरेशन फेज कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो फेज होता है, इसीलिए इसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं। अब यहाँ पर ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ अच्छी करने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं? प्लांट को ढेर सारा पानी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। वाटर इज इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन चाहिए, लाइट चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए। तो हर एक चीज प्रॉपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो ही हमारे प्लांट की ग्रोथ ठीक तरीके से होगी। अगर हम ग्रोथ रेट और टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफिशिएंसी इंडेक्स। मतलब हमारा जो लीफ है या हमारा जो प्लांट है वो एवरी मिनट कितनी ग्रोथ दिखा रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूला हैं, एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है? फाइनल ग्रोथ। समझो आपने आम का बीज डाला था मिट्टी में, मैंगो का सीड। अभी ये मैंगो का सीड आपने आज मिट्टी में डाला तो 10 साल बाद आपको मैंगो का प्लांट मिलेगा। तो 10 साल बाद जब आपका मैंगो का प्लांट बड़ा हो जाएगा, आप उसकी जब हाइट कैलकुलेट करोगे उसको एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बोलेंगे, मतलब फाइनल ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है कि डेली बेसिस पे आपका प्लांट कितना ग्रो हो रहा है, दैट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। ऑन डेली बेसिस हमारे प्लांट में क्या चेंजेस हो रहा है। अभी ग्रोथ को कैलकुलेट करने के अलग अलग टर्म्स और अलग अलग तरीके होते हैं। डायरेक्ट मेथड, हम नॉर्मल स्केल से मेजर करते हैं हमारा प्लांट कितना सेंटीमीटर बड़ा हुआ। हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज किया जाता है, जिससे हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं कि हमारे सारे क्रॉप्स एक लेवल पे हैं या नहीं है। ऑक्सैनोमीटर और क्रेसोग्राफ क्या होता है? ऑक्सैनोमीटर 2 टाइप का होता है, एक आर्क ऑक्सैनोमीटर, एक फेफर ऑक्सैनोमीटर। ये देखो आर्क ऑक्सैनोमीटर में हमको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे प्लांट की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर हमको चेंजेस दिखाई देंगे। तो हम ये चेंजेस नोट करके बता सकते हैं कि प्लांट कितना मिलीमीटर या कितना सेंटीमीटर बढ़ा। पहले के टाइम पे भी ऐसा ही ऑक्सैनोमीटर होता था। यहाँ पर आपका कार्बन पेपर रहता है, ये पूरा कार्बन पेपर है और ये रोलिंग मशीन रहती है। जैसे जैसे आपका प्लांट बढ़ता है ना, वैसे वैसे ये पॉइंटर इस कार्बन पेपर के ऊपर ऐसे लाइन बनाते जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि फर्स्ट डे पे यहाँ पे हमारे प्लांट की हाइट थी और ये कार्बन पेपर हम रोल करते रहते हैं, ये कंटिन्यूअसली रोल होते रहता है। इट इज रोटेटिंग सिलेंड्रिकल ड्रम विच इज कवर्ड बाय स्मोक पेपर। तो जैसे जैसे ये रोल होता है, ये पॉइंटर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीने 2 महीने, ये पॉइंटर जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ेगी ये पॉइंटर ऊपर ऊपर जाएगा और आपको ये लाइन दिखाई देगी। इससे पता चलता है कि अपने प्लांट की हाइट कितनी बड़ी है। और एक तरीका होता है क्रेसोग्राफ। क्रेसोग्राफ में हम एक एक सेकंड की ग्रोथ को ट्रेस करते हैं। ऑक्सैनोमीटर में प्रिसाइज मेजरमेंट होता है लीनियर ग्रोथ, प्लांट की हाइट कितनी बढ़ रही है हम वो चेक करते हैं। और क्रेसोग्राफ में एवरी सेकंड्स कितने सेल्स ग्रो हो रहे हैं हम वो चेक करते हैं। ये जे सी बोस सर ने डिजाइन किया था।
यहाँ पर ग्राफिकल मेथड की मदद से हमको पता चलता है कि एवरी सेकंड हमारे प्लांट्स में कितने सेल डिवाइड हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हमको दो टाइप का ग्रोथ देखने को मिलता है, एक एरिथमेटिक ग्रोथ, एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है, यहाँ पे ना आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब पहले दिन 2 सेल्स, फिर दूसरे दिन 4 सेल्स, तीसरे दिन 6 सेल्स, फिर 8 सेल, फिर 10। एक सेकेंड रुको, लैपटॉप में चार्जर कनेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर हमको जब कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, व्हेन द ग्रोथ अकर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कांस्टेंट ग्रोथ, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, एक डॉटर सेल माइटोसिस कंटिन्यू करता है और दूसरा डॉटर सेल मैच्योर हो जाता है। मतलब ऐसा, ये अपना मदर सेल है, इसने 2 डॉटर सेल्स बनाए, इसमें से एक डॉटर सेल परमानेंट हो गया और इसने वापस माइटोसिस किया। अब ये और ये परमानेंट हो गया, इसने माइटोसिस किया। अब ये और ये परमानेंट हो गया, इसने माइटोसिस किया। ये स्टार्टिंग के 3 सेल्स और ये सेल्स, मतलब जो नए डॉटर सेल्स बनते जाएंगे उसमें से एक डॉटर सेल परमानेंट हो जाएगा, एक डॉटर सेल माइटोसिस चालू रखेगा, तो इसको अरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, यहाँ पर भी माइटोसिस होता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ नहीं होती है। जितने भी सेल्स सेल डिवीजन करेंगे, सारे सेल्स आगे कंटिन्यू डिवीजन चालू रखते हैं। मतलब मेरे पास एक मदर सेल है, इसने माइटोसिस किया, 2 सेल्स बनाए, फिर ये भी माइटोसिस करेगा, ये भी माइटोसिस करेगा, 4 सेल्स बनेंगे। मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर डॉटर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही फास्ट हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। सो दिस इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न। एरिथमेटिक ग्रोथ पैटर्न के लिए फॉर्मूला दिया है LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT। मतलब स्टार्टिंग ग्रोथ 0 थी और आपका ग्रोथ रेट कितना है और आपने कितने टाइम तक इसको ग्रो होने के लिए रखा, दैट इज एरिथमेटिक ग्रोथ रेट। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट को हम कैलकुलेट करते हैं W वाले फॉर्मूला से। इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल कभी नहीं आता है, सिर्फ CET में कभी कभी ऐसा उल्टा पुल्टा ऑप्शन करके MCQ देते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये याद रखो, हाँ, आपको कभी कभी ये डायग्राम देके पूछते हैं कि ये वाले सेल्स कौन से हैं, ये वाले सेल्स कौन से हैं, ये कौन सा फेज है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, एरिथमेटिक ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था। रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब डेली ग्रोथ, और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है, टोटल ग्रोथ। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब आपका जो टोटल ग्रोथ होगा, फाइनल ग्रोथ, दैट विल बी योर एब्सोल्यूट ग्रोथ। अभी इधर पे देखो, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने 2 लीफ लिए हैं, 1 लीफ A एंड 1 लीफ B। अभी इन दोनों को मैंने 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्व किया, तो आफ्टर 24 आवर्स मुझे क्या दिखाई दिया कि हमारा जो लीफ A है वो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो गया, और लीफ B जो है ये 50 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर हुआ। दोनों में 5-5 सेंटीमीटर की ही ग्रोथ हुई, लेकिन ये सीधा डबल हुआ और ये सिर्फ 10% ग्रोथ दिखा रहा है। दिस इज शोइंग 100% ग्रोथ, सीधा डबल हो गया, और यहाँ पर सिर्फ 10% की ग्रोथ हुई। तो पैरामीटर्स भी मैटर करते हैं, स्पीशीज भी मैटर करता है। तो यहाँ पर आपका जो लीफ A है, ये लीफ का ग्रोथ रेट 100% दिख रहा है, और लीफ B का ग्रोथ रेट मुझे सिर्फ 10% दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको डेली ऑब्जर्व करूंगी तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये लीफ ज्यादा फास्ट ग्रोथ दिखाए, स्टार्टिंग में स्लो है लेकिन बाद में जाके ज्यादा फास्ट ग्रोथ दिखाए। तो यहाँ पर पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अभी ग्रोथ कर्व की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बोला था ना, इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स है जो आपको करके जाना है, एक ग्रोथ कर्व वाला टॉपिक और एक हार्मोन्स वाला टॉपिक। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कौन से टाइप का ग्रोथ में कौन से फेजेस देखने मिलते हैं। देखो, 3 अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं। लीनियर कर्व जो हमने एरिथमेटिक में देखा, यहाँ पर ये लीनियर कर्व हो गया, दिस इज लीनियर कर्व, एरिथमेटिक ग्रोथ 2, 4, 6, 8 ऐसा कांस्टेंट ग्रोथ होगा। एक्सपोनेंशियल कर्व ये वाला है, मतलब सिर्फ 2 फेजेस होंगे यहाँ पर, एक होगा लैग फेज, एक होगा एक्सपोनेंशियल फेज। अभी इस ग्रोथ कर्व के अकॉर्डिंग हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कभी कंपटीशन हो ही नहीं रहा है। अनलिमिटेड स्पीशीज, मतलब एकदम अनलिमिटेड स्पीड से स्पीशीज ग्रो होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है, कुछ इधर पे रुकावट ही नहीं है। सो दैट इज अवर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। सिर्फ 2 फेजेस देखने मिलते हैं। लेकिन जो रियलिस्टिक ग्रोथ फेज है वो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है लैग फेज, ये स्टार्टिंग में स्लो होता है, फिर धीरे धीरे करके सेल्स का पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट होता है, और फिर आगे जाके जब यहाँ पर सेल्स मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं तो हमको यहाँ पर स्टेशनरी फेज देखने मिलता है। तो ये फेज
सबसे ज्यादा आइडियल फेज होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको तीनों फेजेस देखने मिलते हैं। और इसी कर्व को हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। दिस ग्रोथ कर्व इज ऑल्सो नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व को हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 13 में भी सेम ग्राफ आपको दिया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 2025 में डेफिनेशन पूछा गया था, व्हाट इज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ मतलब क्या होता है, ये तीनों फेजेस होने के लिए टोटल कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। मतलब ये कितने दिन में हुआ, ये कितने दिन में हुआ, ये कितने दिन में हुआ, द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फेजेस टू अकर इज कॉल्ड एज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। ये आपका 2025 का क्वेश्चन है। 2022 में आपको ग्राफ दिया था और इसका नाम पूछा था, तो इसका नाम क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ये टॉपिक भी आपको 2025 में पूछा गया, सॉरी 2024 में पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, जब हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस। मैं 10वीं में थी, अभी मैं 11वीं में गई, तो मैंने साइंस फील्ड सिलेक्ट किया, मतलब मैंने एक अपना करियर डिसाइड कर लिया, मतलब मैं मैच्योर हो गई, दैट इज डिफरेंशिएशन। लेकिन 11th और 12th करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बैंक में जॉब करना है। तो 12th साइंस करने के बाद मैंने बीकॉम ज्वाइन कर लिया। तो मैंने क्या किया, फिर से अपना करियर बदल दिया, मैं डी डिफरेंशिएशन में आ गई और अब मैं बैंक का जॉब करूंगी, तो ये हो जाएगा रीडिफरेंशिएशन। तो देखो, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, जब हमारे सेल्स मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, अपना स्ट्रक्चर बदलते हैं, अपना फंक्शन बदलते हैं और एक फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये सेल एक बार मैच्योर हो गया तो ये वापस से पीछे नहीं जाता है, दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड। लेकिन अगर आगे जाके मुझे ऐसा लगा कि, मतलब समझो आगे जाके अगर डिफरेंशिएशन होने के बाद हमारे प्लांट में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इंजरी हो गई, तो हमारा प्लांट खुद को रिपेयर करने के लिए अपना स्ट्रक्चर फिर से बदल देता है। वो नया स्ट्रक्चर जो बनेगा वो पहले जैसा नहीं रहेगा, पर रिपेयर हो जाएगा ना। तो स्टार्टिंग में जो यंग सेल है, आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप गीली मिट्टी लो, उस गीली मिट्टी से आप एक मटका बनाओ। गीली मिट्टी से आपने मटका बनाया, आपने डिफरेंशिएशन प्रोसेस किया, इस मटके को आपने सुखाया, अच्छे से पेंट किया, सब डेकोरेट किया, ठीक है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो चुका है, आपका मटका मैच्योर हो चुका है। अब एक दिन गलती से आपके हाथ से वो मटका टूट के गिर गया, तो उसका पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तो आपने उस मिट्टी को वॉश किया, उसमें से पूरा कलर निकल गया, उस मिट्टी को आपने फिर से गीला किया और अब आप फिर से नया मटका बनाने जा रहे हो। अभी फर्स्ट टाइम जैसा मटका बना था वैसा ही बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो पहले वाला मटका टूट गया, लेकिन उसी मिट्टी से मैं नया मटका बनाने जा रही हूँ, तो अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। पहले जैसे पेंटिंग किया था वैसा ही पेंटिंग अभी आएगा क्या? गारंटी नहीं है। तो जब सेकेंड टाइम आप सेम मटेरियल यूज करके नया मटका बनाओगे तो उसमें थोड़े बहुत तो चेंजेस होंगे ना। तो पहली बार जब प्रोसेस होता है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लेकिन अगर वो प्रोसेस टूट जाता है तो जब हम उसको फिर से करते हैं उसको डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और डी डिफरेंशिएशन करने के बाद अब आपको नया मटका मिला तो उसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जब हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं थी, जब ये फिर से डिवाइड करने लग जाते हैं तो इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। मतलब ये परमानेंट स्टेट से फिर से मेरिस्टेमेटिक स्टेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लांट का कैम्बियम का एग्जाम्पल दिया है। और रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको जो नया टिश्यू मिलता है, मतलब पहले मटका टूट गया फिर मैंने नया बनाया, अब नया मटका जो मिला वो रीडिफरेंशिएशन है। तो द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय डी डिफरेंशिएशन, मतलब डी डिफरेंशिएशन करने के वजह से मुझे जो नया सेल मिला दैट इज रीडिफरेंशिएशन। अब ये फिर से मैच्योर हो गया है तो अब ये फिर से सेल डिवीजन नहीं करेगा, इट विल लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये वापस डिवाइड नहीं करेगा, ये मैच्योर हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। मतलब पहले प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम डी डिफरेंशिएशन से बनता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम रीडिफरेंशिएशन से बनता है। तो इसका एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट। भाई इस साल 2025 वाली बैच के साथ जो मजाक हुआ था, ये चार्ट आपको ड्रॉ करने बोला था 3 मार्क्स के लिए। ड्रॉ द डेवलपमेंटल फ्लो चार्ट इन प्लांट फ्रॉम जर्मिनेशन टू डेथ। मतलब प्लांट का लाइफ साइकिल बताना है। सबसे पहले हमारे पास सीड जर्मिनेशन होता है, इसमें जो भी यंग सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन करते हैं, उनका सेल ग्रोथ होता है,
फिर वो मैच्योर होते हैं, मैच्योर सेल आगे जाके बुढ़े हो जाते हैं, उनका एजिंग हो जाता है, फिर वो सेनेसेंस में चले जाते हैं यानी बुढ़ापा आ जाता है, और फिर वो मर जाते हैं। बस इतना ही फ्लो चार्ट बनाना था। ये आपके प्लांट का लाइफ साइकिल है, ये तो कोई भी लिख सकता है। तो 3 मार्क्स के लिए ऐसा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। अभी जैसे समझो मैंने आपको क्ले दिया, तो क्ले का आप कोई भी शेप बना सकते हो ना, उसको बोलते हैं मोल्ड करना, यानी क्ले को अलग अलग शेप देना। तो प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ बीइंग मोल्डेड। मतलब जब हम किसी प्लांट का स्ट्रक्चर बदलते हैं अपने हिसाब से, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अभी धनिया का प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। धनिया की जो स्पीशीज पानी में उगती है वो ऐसे दिखाई देती है, और धनिया की जो स्पीशीज लैंड पे उगती है वो ऐसे दिखाई देती है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लांट का स्ट्रक्चर बदल जाता है। जो प्लांट पानी में उगेगा, जो प्लांट जमीन पे उगेगा, और एज के हिसाब से, इसके फेजेस के हिसाब से भी इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। धनिया का प्लांट जब यंग होता है, जुवेनाइल मतलब यंग, तो उसका लीफ ऐसा दिखता है। जब वो थोड़ा अडल्ट हो जाता है तो उसका लीफ ऐसा दिखता है। तो जुवेनाइल स्टेज और मैच्योर स्टेज में भी हमको अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। उनके हैबिटेट के हिसाब से भी हमको अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, ये एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं। हेटेरोफाइली मतलब क्या होता है? हेटेरो मींस डिफरेंट, और फाइली मतलब क्या होता है? लीफ। तो ये हमको कोरिएंडर प्लांट्स में देखने मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट हैबिटेट एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। यहाँ तक सबको समझ में आया है? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो बच्चा ये टॉपिक स्किप करके जाएगा उसको इस चैप्टर के सारे मार्क्स छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन 100% गारंटीड है। ठीक है, चलो ग्रोथ हार्मोन्स वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, अब ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में हमें क्या बताया गया है? द टर्म हार्मोन, ये हार्मोन वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया था? इट वाज कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग, जब ये एनिमल फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे थे। ओके, ग्रोथ हार्मोन्स को हम ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमें हार्मोन प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करते हैं और हार्मोन प्रोडक्शन स्टॉप करने में भी हेल्प करते हैं। यानी कि कब बनाना है, कब स्टॉप करना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेगुलेट करना। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्लांट हार्मोन्स को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक ग्रोथ प्रमोटर, एक ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर मतलब क्या होते हैं? जो प्लांट की ग्रोथ को एनहांस करते हैं, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और इनहिबिटर मतलब क्या होता है? जो टेम्पररी प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। मतलब उसमें फ्रूट्स वगैरह अगर आ रहे हैं तो वो फ्रूट्स को जल्दी जल्दी पका के नीचे गिरा देंगे, यानी फ्रूट्स की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, सारे लीव्स को नीचे गिरा देंगे। तो इसका मतलब होता है ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। तो ग्रोथ प्रमोटर करने का कौन सा हार्मोन काम करता है? ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन और गिबरलिन हार्मोन। ये 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कंपलसरी ग्रोथ प्रमोट करते हैं। इथिलीन हार्मोन और एब्सिसिक एसिड हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में आते हैं, और उसमें से ये वाला जो हार्मोन है गैसियस हार्मोन, ये 2 in 1 काम करता है। कहीं कहीं पर ये ग्रोथ प्रमोट करने का भी काम करता है, कहीं कहीं पर ये ग्रोथ इनहिबिट करने का भी काम करता है। तो इसके हमको दोनों फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। थिमन और पिंकस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बोला गया है कि ये हार्मोन्स कहाँ पर बनते हैं प्लांट में? ये हार्मोन्स प्लांट के उन पार्ट्स में बनते हैं जो यंग टिश्यूज हैं, और जहां पर ये हार्मोन बनते हैं ये वहीं के वहीं अपना काम नहीं दिखाते हैं। जहां पर ये हार्मोन बनते हैं वहां से थोड़ा दूर जाके ये अपना फंक्शन दिखाते हैं। तो दीज आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन हायर प्लांट्स। ये हार्मोन्स प्लांट में नेचुरली बनते हैं, लेकिन जहां पर ये बनते हैं वहां से दूर जाकर ये अपना काम दिखाते हैं। और हार्मोन्स जो हैं ये फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये फिलिप्स ने बताया था 1971 में। अब यहाँ पर आपको अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी दी गई है। बेसिकली क्या बोला गया है कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट डार्विन सर ने किया था। ऑब्वियसली डार्विन सर हर जगह पे अपनी नाक घुसाए बिना कैसे रह सकते हैं। तो डार्विन सर ने हमें क्या बोला था? इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक घास स्पीशीज है, ठीक है, एक घास का प्लांट है, एवेना कोलियोप्टाइल। ये वाला जो स्पीशीज है ये अपनी घास जो गार्डन वगैरह में उगती है, इस घास की स्पीशीज को इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब सनलाइट इस घास पे पड़ती है तो ये घास सनलाइट की डायरेक्शन में बेंड हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमने इसका टिप कट करके निकाल दिया, ये टिप अगर मैं कट करके उड़ा दूं, तो क्या ये सनलाइट के डायरेक्शन में बेंड होगी? नहीं, ये सनलाइट के डायरेक्शन में बेंड नहीं हुई। अच्छा, तो अगली बार क्या किया डार्विन सर ने? उन्होंने उस घास को वैसा ही रहने दिया, उसकी टिप को कट नहीं किया। उन्होंने बस उस टिप के ऊपर एक कैप लगा दिया, लाइट प्रूफ कैप, जिससे वो घास बेंड ना हो। तो अब उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर घास बेंड नहीं हो रही है।
यानी कि यहाँ पर जो भी मैजिक मॉलिक्यूल है वो घास की टिप पे प्रेजेंट है, क्योंकि लाइट जब टिप पे पड़ती है तो ही टिप बेंड होती है, अगर टिप नहीं रहेगी तो बेंडिंग नहीं होगी। ये ऑब्जर्वेशन था डार्विन सर का। अब उसके बाद आए बॉयसन एंड जेनसन। बॉयसन एंड जेनसन को पता था कि टिप में कुछ तो झोल है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टिप को कट किया और उस टिप के बीच में एक जेलाटिन की लेयर डाल दी, एक जेली की लेयर डाल दी, ताकि इस टिप में जो भी मैजिक मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली नीचे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम इसको सनलाइट के डायरेक्शन में एक्सपोज कर रहे हैं तो क्या ये प्लांट बेंड होगा। मैंने इसकी टिप को कट करके इसके बीच में जेली डाल दिया है और उसके ऊपर उसका टिप रख दिया और फिर मैंने इसको सनलाइट में एक्सपोज किया, तो मुझे दिखाई दिया कि सनलाइट के डायरेक्शन में ये टिप बेंड हो रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। अब पाल नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस प्लांट का टिप निकाल दें और इस प्लांट के टिप को हम सिर्फ आधे साइड पे रखें तो भी क्या ये प्लांट बेंड होगा। यस, ये प्लांट लाइट के डायरेक्शन में भी बेंड होगा और बिना लाइट के भी बेंड होगा। मतलब लाइट होना या ना होना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर प्लांट की टिप होनी चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन FW वेंट ने निकाला। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस टिप को निकाल के एक अगार के जेल पे इस टिप को रखूं तो ये अगार जेल से बनता है, ठीक है। अभी जो भी मॉलिक्यूल इस टिप में है वो इस जेल में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि जेल सब चीज एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये जेल के अंदर हमारे मैजिक मॉलिक्यूल्स है जो इस टिप में थे वो इस जेल में ट्रांसफर हो गया है, और अब इस जेल को मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में कट कर दूंगी। तो यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस में कट किया और इसका एक स्लाइस उठा के उन्होंने अपने झाड़ के टिप पे रख दिया। और अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ये प्लांट बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्लांट अगर बेंड हुआ मतलब इस जेल में जो केमिकल है वही केमिकल की वजह से हमारा प्लांट का बेंडिंग हो रहा है। और वो केमिकल कौन सा था, वो केमिकल था इंडोल 3 एसिटिक एसिड। जब भी सनलाइट पड़ती है तो ये केमिकल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको प्लांट की बेंडिंग देखने के लिए मिलती है। और यही डिस्कवरी सबसे पहले की FW वेंट ने। तो ऑक्सिन हार्मोन का नाम FW वेंट ने रखा। ऑक्सिन हार्मोन का नाम कैसे पड़ा, ह्यूमंस को एक डिजीज होती है पेलेग्रा डिजीज, इस पेलेग्रा डिजीज में भी इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन फॉर्म होता है और प्लांट के ग्रोथ हार्मोन में भी हमको इंडोल एसिटिक एसिड देखने को मिला, तो इसीलिए दोनों का नाम कॉमन रख दिया ऑक्सिन हार्मोन, क्योंकि इस बीमारी में जो केमिकल बन रहा था वो इंडोल एसिटिक एसिड जैसा था और प्लांट में जो हार्मोन था वो भी इंडोल एसिटिक एसिड था, मतलब उसका केमिकल स्ट्रक्चर इंडोल एसिटिक एसिड था, एक फॉर्म का शुगर और एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन। तो दोनों का कॉमन नाम मिला के ऑक्सिन रख दिया। और ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन किसने किया था, FW वेंट ने। अब एक चीज इन्होंने क्या ऑब्जर्व की कि प्लांट में अगर नेचुरली ये हार्मोन बनाना है तो प्लांट के अंदर एक नेचुरल प्रिकर्सर होना चाहिए। प्रिकर्सर मतलब जिसके वजह से वो हार्मोन बनता है। तो प्लांट में कौन सा प्रिकर्सर होना चाहिए ऑक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, अगर हमारे प्लांट में ट्रिप्टोफैन होगा तो ही ऑक्सिन हार्मोन बनेगा। ऑक्सिन हार्मोन का नेचुरली केमिकल फॉर्मूला नाम क्या है इसका, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इससे रिलेटेड आपको बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज द प्राइमरी प्रीकर्सर फॉर इंडोल एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर आंसर आएगा ट्रिप्टोफैन। और इंडोल एसिटिक एसिड का फुल फॉर्म क्या है, अगर आप सिर्फ इंडोल एसिटिक एसिड लिखोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपको पूरा नाम लिखना है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये 3 भी लिखना है। और जब केमिस्ट्री में आप IUPAC पढ़ते हो तो उसका रूल भी अप्लाई करना है, अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन होना चाहिए, छोटा डैश होना चाहिए। सो इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये हमारे ऑक्सिन हार्मोन का नेचुरल फॉर्म है। और इसी को अगर मुझे लैब में आर्टिफिशियली बनाना हुआ तो आर्टिफिशियली ऑक्सिन हार्मोन्स भी है हमारे पास। नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये देखो यहाँ पर आपको सारे फुल फॉर्म मिल जाएंगे। नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, 2,4-D पाइक्लोरो एजेंट ऑरेंज, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल फॉर्म्स हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये ऑक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है, ये प्लांट के टिप में बनता है, मतलब स्टेम के टिप में बनेगा, रूट के टिप में बनेगा। और जहां से ये हार्मोन बनता है वहां से ये बेस की तरफ आता है, फ्रॉम द टिप टुवर्ड्स द बेस, तो इसको हम बोलते हैं बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट। ऑक्सिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, जहां पे भी ऑक्सिन हार्मोन बनेगा वहां पर हमको एपिकल बर्ड दिखाई देते हैं और लेटरल बर्ड नहीं दिखाई देते। तो ऑक्सिन हार्मोन एपिकल बर्ड दिखाता है, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ती लेकिन उसकी विड्थ ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पर अगर बर्ड ग्रो हो गया तो अब ये स्टेम ऊपर नहीं जाएगा, ये साइड साइड से ब्रांचेस निकालेगा। तो ऑक्सिन हार्मोन शोज एपिकल डोमिनेंस, ये सेल की लेंथ भी इंक्रीज करता है। ऑक्सिन हार्मोन की मदद से हम पार्थेनोकार्पी भी कर सकते हैं, मतलब बिना सीड के फ्रूट्स बना सकते हैं। ऑक्सिन हार्मोन की वजह से जल्दी जल्दी प्लांट में रूट और शूट का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। जब आप प्लांट टिश्यू कल्चर करते हो, लैब में प्लांट्स को ग्रो करते हो,
तो आपको लैब में प्लांट्स ग्रो करते टाइम उसमें जल्दी से रूट और शूट चाहिए रहता है। तो हम जो आर्टिफिशियल मीडियम बनाते हैं, जो अगार बनाते हैं, उस अगार में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन का रेशियो मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट को जल्दी से रूट और शूट डेवलप करने में हेल्प मिलती है। तो ये रूटिंग भी करता है और शूट भी ग्रो करता है, यानी स्टेम भी ग्रो करता है, और ये हर्बिसाइड का भी काम करता है। हर्बिसाइड मतलब क्या होते हैं, बहुत बार क्या हो जाता है, आपके खेत में अगर ऐसे कोई जंगली घास उग रही है, तो वो जंगली घास आपके खेत के अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स खा जाएगी, खेत का पानी पी जाएगी, सारा नाइट्रोजन खा जाएगी। जो मुझे मेरे खेती को देना था वो तो जंगली घास ने खा लिया। तो उस जंगली घास को खत्म करने के लिए हम हर्बिसाइड केमिकल्स यूज करते हैं। तो हर्बिसाइड क्या करता है, अनवांटेड घास को, जंगली घास को मारने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे ऑक्सिन हार्मोन के फंक्शंस है। ऑक्सिन हार्मोन प्लांट में कहाँ बनता है, ये प्लांट के टिप पे बनता है, रूट के टिप में बनता है, लीफ में बनता है और प्रिमोडियल स्टेम में बनता है। अब यहाँ पर हमने ये एजेंट ऑरेंज एक वर्ड देखा, एजेंट ऑरेंज यानी कि ऑक्सिन हार्मोन का कॉम्बिनेशन। ये केमिकल कॉम्बिनेशन वियतनाम और इंडोनेशिया के वॉर में यूज किया गया था, जहां पर वियतनाम के पूरे जंगलों को डिफोलिएट कर दिया था, यानी पूरे जंगल सूख गए थे, क्योंकि ये हार्मोन का केमिकल कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है कि दिखने में ये येलो ऑरेंज कलर का केमिकल दिखता है, लेकिन इसकी वजह से सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं और पूरा का पूरा जंगल बंजर हो जाता है। देयर आर नो ट्रीज लेफ्ट। तो इसीलिए इसको एजेंट ऑरेंज बोला गया है, मतलब ये एक टाइप का बायो वेपन जैसा यूज किया गया था। तो दिस इज अबाउट ऑक्सिन हार्मोन। इस टेबल से ना आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टेबल की मदद से रिवाइज करोगे तो ये आपका रिविजन होगा। नेक्स्ट हार्मोन आता है गिबरलिन हार्मोन। अब गिबरलिन हार्मोन के बारे में हमें क्या पता है, जापान में एक बार क्या हुआ कि चावल की खेती में ना अचानक से कुछ फंगस इन्फेक्शन लग गया था, और अचानक से नॉर्मल चावल तो इतना इतना ग्रो होता है, अचानक से फंगस इन्फेक्शन लगने के बाद चावल की हाइट एकदम से बड़ी हो गई और ये सारे के सारे पेड़ येलो हो गए। जब थोड़ा सा स्टडी किया गया तो इस बीमारी का नाम पता चला कि ये बेकेन डिजीज है और ये एक टाइप का फंगस इन्फेक्शन है। तो कुरोसावा नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फंगस इन्फेक्शन का डिस्कवरी किया, और कुरोसावा के जो दो स्टूडेंट्स थे, यबुटा एंड सुमिकी, उन लोगों ने उस मिट्टी में से गिबरलिक एसिड आइसोलेट किया, यानी उस हार्मोन को आइसोलेट करके निकाला, उस फंगस में से गिबरलिक एसिड को आइसोलेट करके निकाला। अभी चावल की खेती में ही ये फंगस क्यों लगा, दूसरी खेती में क्यों नहीं लगा? क्योंकि चावल में जो अमीनो एसिड होता है, मेवेलोनिक एसिड, इसी एसिड के वजह से इस फंगस की ग्रोथ होती है, और जहां पे ये फंगस उगेगा वहां पे गिबरलिक एसिड बनेगा, यानी गिबरलिन हार्मोन बनेगा। इसका नेचुरल फॉर्म जो है वो हम गिबरलिक एसिड बोलते हैं या फिर GA3 बोलते हैं। आप इसको लैब में भी फॉर्म कर सकते हो। ये हार्मोन हमने लैब में भी आर्टिफिशियली ग्रो किया है, गिबेन रिंग यानी नाइट्रोजन कंपाउंड्स और टर्पीन्स की मदद से। गिबरलिक एसिड हर एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि ये सिर्फ बेस की तरफ आएगा या ऊपर जाएगा, ये हर एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। गिबरलिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है, ध्यान से देखो, ये प्लांट की हाइट बढ़ाता है। जो छोटे छोटे अंगूर मार्केट में आते हैं, अगर गिबरलिक एसिड का इंजेक्शन उनमें मार दिया जाए तो फिर वो अंगूर की लेंथ बढ़ जाती है। इतने इतने से हरे वटाने आते थे, अभी इतने बड़े बड़े हरे वटाने आते हैं। तो ये सब जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स है। यहाँ पर हम हार्मोनल इंप्लीमेंटेशन की मदद से प्लांट की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो गन्ने की हाइट बढ़ाना, ग्रेप्स की हाइट बढ़ाना, वेजिटेबल्स की हाइट बढ़ाना, ये गिबरलिक एसिड की मदद से किया जाता है, क्योंकि इसका काम है स्टेम इलॉन्गेशन करना। फिर गिबरलिक एसिड की मदद से हम पार्थेनोकार्पी भी करते हैं और बोल्टिंग प्रोसेस भी करते हैं। बोल्टिंग मतलब क्या होता है, वेजिटेबल्स रोजेट पैटर्न में ग्रो होती है। मतलब गिबरलिक एसिड की वजह से ना वेजिटेबल्स का लीफ लंबा लंबा होता है, और जब ये लीफ लंबा हो जाता है तो ये आपस में ऐसे गोल 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 होकर रैप होना चालू हो जाता है। मतलब आप लोगों ने कैबेज देखा होगा, मंचूरियन वाली जो गोभी आती है, और रोज फ्लावर देखा होगा। तो मंचूरियन वाली जो गोभी रहती है, कैबेज, वो ऐसे गोल 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 रहती है ना, तो दिखने में ऊपर से वो रोज के जैसे दिखती है। इसको बोलते हैं रोजेट पैटर्न, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बोल्टिंग प्रोसेस, जो गिबरलिक एसिड की वजह से होता है। प्लस गिबरलिक एसिड अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अमाइलेज एंजाइम की वजह से हमारी सीड के बाहर जो टफ लेयर होती है, ये टफ लेयर टूट जाती है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डोरमेंसी ब्रेक करना। क्योंकि हमारा गिबरलिक एसिड अमाइलेज एंजाइम बनाता है, तो उसके वजह से डोरमेंसी टूट जाती है। यानी अगर कोई सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं हो रहा है तो गिबरलिक एसिड की मदद से हम जर्मिनेशन प्रोसेस फास्ट कर सकते हैं। गिबरलिक एसिड प्लांट में नेचुरली कहाँ बनता है, ये रूट की टिप में बनता है, यंग लीव्स में बनता है, सीड्स में बनता है और स्टेम के टिप्स में बनता है। और गिबरलिक हार्मोन की मदद से हम पाइनएप्पल फ्लावर में, कहाँ गया, usually it inhibits growth of root etc etc. application of गिबरलिन्स overcomes the requirement of vernalization। मतलब गिबरलिक एसिड की मदद से
बिना कोल्ड ट्रीटमेंट दिए भी हम जल्दी जर्मिनेशन कर सकते हैं, प्लस गिबरलिक एसिड की मदद से प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स ऑन फीमेल प्लांट, मतलब अब तक जिस प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर्स बन रहे थे उन प्लांट्स में हम मेल फ्लावर्स भी बना सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ गिबरलिक एसिड। थर्ड हार्मोन आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन की कहानी कैसी है? सबसे पहले साइटोकाइनिन हार्मोन नहीं डिस्कवर हुआ था, सबसे पहले काइनेटिन हार्मोन की डिस्कवरी हो रही थी। और काइनेटिन हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी? स्कूग एंड मिलर ने। ठीक है, ये दोनों टोबैको प्लांट में स्टडी कर रहे थे। ये लोग टोबैको का प्लांट लैब में ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे और उस प्लांट को जल्दी ग्रो करने के लिए इन्होंने कोकोनट मिल्क यूज किया। कोकोनट मिल्क में जो सीड था, उसका जो स्पर्म था, उसके वजह से इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। तो यहाँ पर सेल डिवीजन जल्दी हुआ। ग्रोथ फास्ट हो गई मतलब क्या? जल्दी जल्दी सेल डिवीजन हो रहा है। बायोलॉजी में डिवीजन वर्ड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? काइनेसिस वर्ड यूज करते हैं। तो स्कूग एंड मिलर ने उस केमिकल का नाम क्या रखा जिसके वजह से सेल डिवीजन फास्ट हो रहा है? इन्होंने उस केमिकल का नाम काइनेटिन रख दिया। आगे जाके देखा तो ये जो काइनेटिन है ये प्यूरिन से बना है, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड है, बट इट इज अ प्यूरिन कंपाउंड, डबल रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड है। और फिर काइनेटिन जैसा ही दिखने वाला सेम केमिकल लीथम ने भी डिस्कवर किया, और लीथम ने जो केमिकल डिस्कवर किया उसका नाम रखा साइटोकाइनिन। इन्होंने ये केमिकल कहां से डिस्कवर किया? कच्चे मेज ग्रेन्स में से, जो मेज कच्चे दाने होते हैं उनमें से ये केमिकल डिस्कवर किया। लेकिन दोनों का काम सेम था, जो काम काइनेटिन कर रहा था वही काम साइटोकाइनिन कर रहा था। दोनों का काम सेम था, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम सिर्फ एक ही नाम याद रखते हैं, दैट इज साइटोकाइनिन। इसका जो नेचुरल फॉर्म है इसको हम जियाटिन के नाम से भी जानते हैं। साइटोकाइनिन इज ऑल्सो नोन एज जियाटिन। और इसको लैबोरेटरी में अगर फॉर्म करना हुआ तो ये एक प्यूरिन कंपाउंड है। पहले ही बोला ना हमको, ये प्यूरिन है। तो साइटोकाइनिन भी प्यूरिन था, काइनेटिन भी प्यूरिन है, इसीलिए हम एक ही नाम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब साइटोकाइनिन की बात आती है तो पहले स्कूग एंड मिलर का नाम याद रखना चाहिए क्योंकि इन्होंने काइनेटिन की डिस्कवरी की थी, और फिर नीथम का नाम याद रखना चाहिए क्योंकि इन्होंने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की। साइटोकाइनिन को हम जियाटिन के नाम से भी जानते हैं और काइनेटिन को हम अमीनो प्यूरिन के नाम से भी जानते हैं, और ये दोनों प्यूरिन सेम केमिकल से बना है, एडिनाइन से। तो ये इसका आर्टिफिशियल फॉर्म है। इसका भी ट्रांसपोर्ट फिक्स नहीं है, ये हर एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। मैम साइटोकाइनिन हार्मोन का फंक्शन नहीं समझा। साइटोकाइनिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन जल्दी जल्दी करना, बस इतना ही काम है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या काम है? ये फटाफट सेल डिवीजन करता है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन हार्मोन से उल्टा काम करता है। ऑक्सिन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस दिखाता है, ये लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ करता है, मतलब ये साइड साइड में बर्ड्स को आने देता है और ऊपर ऊपर प्लांट की हाइट बढ़ाता है। साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है। साइटोकाइनिन का और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मुझे सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था यहाँ पे, हाँ, रिचमंड एंड लैंग इफेक्ट क्या होता है? देखो, जब साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ होती है और एपिकल डोमिनेंस स्टॉप हो जाता है, तो इसके वजह से क्या होता है? प्लांट की हाइट बढ़ेगी और प्लांट हमेशा जवान रहेगा। तो यहाँ पर सेल डिवीजन होने की वजह से प्लांट का जो बुढ़ापा है वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है। प्लांट जल्दी बुढ़ा नहीं होगा क्योंकि सेल डिवीजन चालू है ना। जब तक प्लांट में सेल डिवीजन चालू है तब तक हमारा प्लांट यंग रहेगा। तो जब तक हमारा प्लांट यंग रहता है तब तक हमारे प्लांट में सेल डिवीजन चालू रहता है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं रिचमंड एंड लैंग इफेक्ट। तो ये आपको सीईटी में पूछा जा सकता है। व्हाट इज रिचमंड एंड लैंग इफेक्ट? इनहिबिशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस एंड लेटरल डोमिनेंस ज्यादा होना और प्लांट के एजिंग इफेक्ट को रोक देना, दैट इज रिचमंड एंड लैंग इफेक्ट। साइटोकाइनिन हार्मोन कहाँ बनता है प्लांट्स में? फ्रूट में, रूट टिप्स में, सीड्स में, यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हार्मोन क्या आता है अपना? इथिलीन हार्मोन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हार्मोन, क्योंकि इसके ऊपर आपको एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। 4 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात तो इथिलीन हार्मोन किसने डिस्कवर किया था? 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। तीनों ने अलग अलग साल में डिस्कवर किया, लेकिन तीनों ने सेम चीज बताई कि जब भी हमारे फ्रूट्स को पकाना होता है तो प्लांट्स में नेचुरली हार्मोन बनता है इथिलीन हार्मोन, जिसकी वजह से हमारे फ्रूट्स पक जाते हैं। तो इट इज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। डेनी नाम के साइंटिस्ट थे, क्रॉकर नाम के साइंटिस्ट थे और गेन नाम के साइंटिस्ट थे। तीनों ने सेम चीज प्रूव की। इथिलीन हार्मोन बनाने के लिए प्लांट में नेचुरली कौन सा प्रिकर्सर होना चाहिए? इथेफोन होना चाहिए। इथेफोन की वजह से ही इथिलीन बनता है। इथिलीन हार्मोन एक ऐसा अकेला हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका कोई आर्टिफिशियल फॉर्म अवेलेबल नहीं है, ये किसी भी ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। और इथिलीन हार्मोन का मेन काम है, ये फ्रूट्स को जल्दी जल्दी पकाता है, लेटरल डोमिनेंस स्टॉप करता है, एपिकल डोमिनेंस स्टार्ट करता है, और ये हमारे लीफ को
ग्रीन कलर से येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये डी ग्रीनिंग इफेक्ट करता है। अभी डी ग्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ। देखो, जब हमारे प्लांट का टाइम खत्म होने आता है, मतलब जब हमारा प्लांट मैच्योर होता है, अभी जैसे नींबू, जब नींबू कच्चा रहता है तो ग्रीन कलर का रहता है, लेकिन पकने के बाद येलो हो जाता है। संतरा कच्चा रहता है तो ग्रीन कलर का रहता है, संतरे का छिलका, लेकिन पकने के बाद वो ऑरेंज कलर का हो जाता है, तो ग्रीन कलर चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं डी ग्रीनिंग इफेक्ट। डी ग्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, इथिलीन हार्मोन के वजह से क्लोरोफिलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, और ये क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करता है, किधर गया, ब्ला 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 ब्ला, हाँ, इथिलीन हार्मोन के वजह से क्लोरोफिलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करता है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से ग्रीन पिगमेंट खत्म हो जाता है, और अगर ग्रीन पिगमेंट डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा फ्रूट्स ऑटोमेटिकली येलो और ऑरेंज कलर का हो जाता है। इसको बोलते हैं डी ग्रीनिंग इफेक्ट। और एपिनास्टी मतलब क्या होता है, हमारा जो लीफ वगैरह है, जो फ्लावर वगैरह है, एक बार हमारा लीफ और फ्लावर मेच्योर हो गया तो वो अपने आप मुरझा के नीचे गिर जाते हैं। जिनके घर में प्लांट्स होंगे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपके पॉट में फ्लावर आता है तो आप अगर उस फ्लावर को नहीं तोड़ोगे तो भी 2 दिन के बाद वो फ्लावर अपने आप टूट के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आपके प्लांट में इथिलीन हार्मोन बनता है। इथिलीन हार्मोन क्या करता है, जल्दी जल्दी एब्सिशन करता है, यानी फ्रूट्स को पकाएगा नीचे गिराएगा, फ्लावर्स को मैच्योर करेगा नीचे गिराएगा, लीफ को मैच्योर करेगा नीचे गिराएगा। तो इथिलीन हार्मोन का काम है फ्रूट्स को पकाना, प्लांट्स को जल्दी जल्दी बुढ़ा बनाना। ठीक है, हाँ, तो इथिलीन हार्मोन कहां पर बनता है, शूट टिप, रूट टिप एंड फ्रूट्स में बनता है। अब इथिलीन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे टाइप के देखे जाते हैं वो देखो। हाँ, ये देखो इथिलीन हार्मोन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। एवरी ईयर क्वेश्चन आया है 2022, 23, 24, 25। देखो पहला क्वेश्चन क्या आया इथिलीन हार्मोन के ऊपर, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गैसियस हार्मोन इन प्लांट्स। तो अभी यहाँ पर आपको इथिलीन हार्मोन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताना है और एप्लीकेशन बताना है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में आप क्या बता सकते हो, ये कि हमारा इथिलीन हार्मोन फ्रूट्स पकाने में हेल्प करता है, जल्दी जल्दी लेटरल रूट्स डेवलप करता है, हमारे लीफ को जल्दी जल्दी नीचे गिराता है, मतलब एब्सिशन एक्टिविटी करता है। नीचे गिराना मतलब क्या होता है, एब्सिशन एक्टिविटी करना। इथिलीन हार्मोन के वजह से लेटरल बर्ड्स इनहिबिट हो जाते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद एनहांसमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस, ये प्लांट को जल्दी बुढ़ा बनाता है। सेनेसेंस करना मतलब बुढ़ा बनाना, जो मैंने बोला वही सब आएगा इधर पे। ठीक है, और एप्लीकेशन क्या आएगा, इथिलीन हार्मोन कहां पर हम अप्लाई करते हैं, यही एप्लीकेशन है, यही फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। तो 2022 में आपको ये क्वेश्चन पूछा था। फिर 2023 में क्या क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ओनली गैसियस हार्मोन, मैंने आपको पहले ही बोला साइटोकाइनिन एसिडिक हार्मोन है क्योंकि प्यूरिन से बनता है, गिबरलिक एसिडिक हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड इसके तो नाम में ही एसिड है, तो सिर्फ यही हार्मोन है जो गैसियस हार्मोन है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 2024 में क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इथिलीन, सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बदलने की भी मेहनत नहीं की है, सेम क्वेश्चन 2024 में डाला। 2025 में क्या क्वेश्चन आया था, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज इन एरिया द फ्रूट्स वर टेकिंग मोर टाइम फॉर राइपनिंग, मतलब समझो अगर फ्रूट्स जल्दी नहीं पक रहे हैं तो कौन से हार्मोन की मदद से हम फ्रूट्स को पका सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा इथिलीन हार्मोन। ठीक है, और इथिलीन हार्मोन कहां से मिलता है, प्लांट में कहां पर मिलता है, गिव द सोर्स ऑफ सेम इन प्लांट्स, तो आंसर क्या आएगा, रूट टिप, शूट टिप एंड फ्रूट्स। कहां पर बनता है ये इथिलीन हार्मोन, देखो ना यहाँ पर लिखा है ना मैंने, ये टेबल में ही हमने देखा अभी कि ये रूट टिप में बनता है, शूट टिप में बनता है और राइपनिंग फ्रूट्स में बनता है। आपको थियोरी में भी दिखा देती हूँ मैं। इथिलीन हार्मोन कहां पर बनता है, इथिलीन इन द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, हाँ ये देखो रूट में बनता है, शूट में बनता है और राइपनिंग फ्रूट्स में बनता है। तो आपको हर साल इथिलीन हार्मोन में क्वेश्चन आता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, टॉपिक नंबर 7.9 प्लांट हार्मोन एक ऐसा टॉपिक है जो आप गलती से भी स्किप नहीं कर सकते। और अब हमारा आता है लास्ट हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हार्मोन की डिस्कवरी 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने की थी, कांस, एडिकॉट एंड वेरिंग। पहले एक अलग केमिकल डिस्कवर हुआ, पहले डिस्कवर हुआ डॉर्मिन। ठीक है, पहले डिस्कवर हुआ डॉर्मिन, ये डॉर्मिन कॉटन प्लांट में डिस्कवर हुआ था। वेट आई विल शो यू, हाँ इधर देखो, कांस एंड एडिकॉट जब ये लोग कॉटन बॉल स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक केमिकल प्रोड्यूस होता है एब्सिसिन 1 एंड एब्सिसिन 2, और इस केमिकल की वजह से कॉटन बॉल्स अपने आप प्लांट में से नीचे गिर जा रहे हैं। और फिर वेरिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एसर प्लांट देखा, एसर प्लांट में भी सेम हो रहा है, जब इसमें एक केमिकल बनता है तो वो केमिकल की वजह से ये बर्ड्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उस केमिकल का नाम डॉर्मिन था। पर डॉर्मिन और एब्सिसिन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर सेम था, दीज टू केमिकल सब्सटेंसेस वर गिवन कॉमन नेम एब्सिसिक एसिड,
क्योंकि ये दोनों सेम कंपाउंड से बने थे। और ये हार्मोन बनाने के लिए, एब्सिसिक एसिड बनाने के लिए कौन सा हार्मोन होना चाहिए, मतलब कौन सा अमीनो एसिड होना चाहिए प्लांट में? मेवलोनिक एसिड होना चाहिए। मैम मेवलोनिक एसिड सुना सुना लग रहा है, ये देखो गिबरलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड ये दोनों एकदम अपोजिट काम करते हैं, लेकिन इन दोनों को बनाने के लिए सेम प्रीकर्सर की जरूरत है। मेवलोनिक एसिड होगा तो ही गिबरलिक एसिड बनेगा, प्लांट जल्दी जल्दी मैच्योर होगा, और फिर एब्सिसिक एसिड बनेगा और प्लांट जल्दी जल्दी मर जाएगा। यहाँ पर केमिकल फॉर्म इसका क्या है? 15 कार्बन सेस्क्वेटर्पेनॉइड, ये हर एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रही हूँ। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, इसको ग्रोथ इनहिबिटर भी बोलते हैं, इसको एंटी ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, गर्मी वगैरह में जब आपका स्प्रिंग सीजन आता है, गर्मी के जस्ट पहले जो स्प्रिंग सीजन आता है, उस सीजन में पतझड़ का मौसम बोलते हैं ऑटम सीजन, तो ऑटम सीजन में सारे लीव्स नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि समर सीजन में ना पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलने की वजह से प्लांट सूख के मर जाते हैं। तो प्लांट सूख के ना मरे इसीलिए प्लांट अपना पत्ता नीचे गिरा देता है, ताकि उसका स्टोमाटा नहीं रहेगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, तो प्लांट का पानी प्लांट के अंदर प्रिजर्व हो जाएगा। अगर स्टोमाटा हमने नीचे नहीं गिराया तो क्या होगा, अंदर ही अंदर जो पानी है वो स्टोमाटा की मदद से बाहर आ जाएगा। लीफ में स्टोमाटा रहता है, स्टोमाटा से पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो अगर मैं लीफ को ही नीचे गिरा दूं तो मेरा पानी इवेपोरेट होगा ही नहीं, तो मतलब 3 महीने के लिए वो प्लांट्स ऐसा दिखेगा कि मर गया है, इसके पत्ते सारे झड़ गए, लेकिन जब रेनी सीजन आएगा तो फिर से वो प्लांट हरा भरा हो जाएगा। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए हम प्लांट में से सारे पत्ते को नीचे गिरा देते हैं, और ये काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड करता है, यानी ये ट्रांसपीरेशन करने से रोकता है, इसीलिए इस हार्मोन को एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन भी बोला जाता है। और ये कहां पर बनता है? प्लांट के मैच्योर पार्ट्स में बनता है, मतलब लीव्स में बनता है ये हार्मोन, फ्लावर्स में बनता है, फ्रूट्स में बनता है, तो हमको ये प्लांट्स के मैच्योर पार्ट्स में देखने मिलता है। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड वाले टॉपिक पे भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। 2022 में क्वेश्चन आया था, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम गार्ड सेल्स एंड एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट। मतलब आपको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रोकना है ना, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रोकने का काम किसका है? एब्सिसिक एसिड का है। एब्सिसिक एसिड इज कॉमन नेम गिवन टू 2 आइडेंटिकल सब्सटेंसेस। कौन से 2 सब्सटेंसेस को मिलाकर एब्सिसिक एसिड नाम रखा गया? एब्सिसिन 1 and 2 एंड डॉर्मिन, इन दोनों को मिलाकर एब्सिसिक एसिड नाम रखा गया। तो उनका नाम आपको बताना है और उसका केमिकल फीचर बताना है। एब्सिसिक एसिड का केमिकल फीचर क्या है? एब्सिसिक एसिड का केमिकल फीचर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ 15 कार्बन सेस्क्वेटर्पेनॉइड। ओके, गिव रीजन कि हम एब्सिसिक एसिड को एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन क्यों बोलते हैं। तो हम एब्सिसिक एसिड को एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एब्सिसिक एसिड के वजह से पोटेशियम आयंस गार्ड सेल से बाहर आते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था, जब गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयंस हैं तो गार्ड सेल्स भरा हुआ रहेगा, जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर आएगा सब्सिडरी सेल्स में आ जाएगा, तो गार्ड सेल्स चपटे हो जाएंगे, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, और स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए इस हार्मोन को एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन बोलते हैं। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिलेज एंजाइम। क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करता है? डीग्रीनिंग इफेक्ट करता है। इथिलीन हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो ये 2 हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2023 में और क्वेश्चंस है। वाओ, नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सिन हार्मोन। एक फार्मर है, उसको अपने खेत में से जंगली घास निकालनी है, तो वो क्या करेगा? कौन सा हार्मोन यूज करेगा? वो ऑक्सिन हार्मोन यूज करेगा। लेकिन ऑक्सिन हार्मोन का कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेगा? वीड्स वगैरह रिमूव करने के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? इधर दिया है, इट इज यूज टू रिमूव वीड्स। कहां गया? हाँ, these are marketed as synthetic herbicides, for example 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। ये वाला हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन हम जंगली घास वगैरह निकालने के लिए यूज करते हैं, तो इसमें इसका एग्जांपल आएगा 2,4-D। एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन फास्ट करता है और लेटरल डोमिनेंस करता है। लेटरल डोमिनेंस एंड सेल डिवीजन, दिस इज L, लेटरल डोमिनेंस, मतलब लेटरल बर्ड्स ग्रो करता है और जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करने में हेल्प करता है, और रूट और शूट की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ऑक्सिन हार्मोन और साइटोकाइनिन का रेशियो मिलाएंगे तो रूट और शूट की ग्रोथ होती है। आइडेंटिफाई द ग्रोथ हार्मोन इन विच प्लांट कॉजेज इनहिबिटरी इफेक्ट। कौन सा ऐसा प्लांट है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है? एब्सिसिक एसिड प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, ये टोटली ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर योर प्लांट हार्मोन्स वाला टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फोटो पीरियोडिज्म मतलब क्या होता है?
सनलाइट के इफेक्ट की वजह से हमारे प्लांट में फ्लावर आता है, तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। सो यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म। और सेम चीज अगर टेम्परेचर की वजह से हो रही है तो उसको बोलेंगे वर्नलाइजेशन। अभी लाइट के इफेक्ट की वजह से जब प्लांट में फ्लावर्स आते हैं तो उसके बेसिस पे हम प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो यहाँ पर देखो, जो लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं इनको कम धूप चाहिए रहती है, मतलब ये प्लांट्स आपको ज्यादा करके ठंडी वगैरह में दिखाई देंगे, इनको कम धूप चाहिए, जैसे कि डहालिया, अस्टर, टोबैको, क्रिसैंथेमम, सोयाबीन एटसेट्रा। इनको अगर आपने थोड़ा सा भी लाइट देके डिस्टर्ब कर दिया तो फिर इनके प्लांट में फ्लावर नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी फ्लैश ऑफ लाइट अगर इनको मिला तो इनका स्टिमुलेशन ये हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। मैम, प्लांट में हार्मोन बनाने के प्लांट में फ्लावर आने के लिए कौन सा हार्मोन होना चाहिए? फ्लोरिजन हार्मोन होना चाहिए। जब हमारे लीफ के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो लीफ के पास कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइटोक्रोम रिसेप्टर्स। ये फाइटोक्रोम रिसेप्टर्स को जैसे ही सनलाइट मिलती है ये फाइटोक्रोम रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये रिसेप्टर्स फ्लोरिजन हार्मोन बनाते हैं। इस फ्लोरिजन हार्मोन के वजह से फ्लावर बनता है। तो अगर सनलाइट नहीं मिली तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हुआ तो ये फ्लावर नहीं मिलेगा। और ज्यादा सनलाइट मिली तो भी प्रॉब्लम, कम सनलाइट मिली तो भी प्रॉब्लम। तो कुछ प्लांट्स को कम सनलाइट चाहिए, इनको ज्यादा डार्क पीरियड चाहिए, ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। हाँ सॉरी, ये शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, इनको कम सनलाइट चाहिए। यस, इनको कम सनलाइट चाहिए, देखो कम सनलाइट चाहिए, इनको ज्यादा सनलाइट चाहिए तो ही फ्लावर आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग डे प्लांट्स का एग्जांपल क्या आएगा? वटाना, रेडिश, शुगर बीट, कैबेज, स्पिनच, जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं। और डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनको कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट की जरूरत नहीं है, जो साल भर उगते हैं, जैसे कुकुम्बर, टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर, मेज, बाल्सम एटसेट्रा। फाइटोक्रोम पिगमेंट क्या होते हैं? हेनरिक एंड बॉर्थविक ने ऑब्जर्व किया था कि फाइटोक्रोम पिगमेंट्स जो हैं ये लीफ के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जब मिलती है तो ही ये पिगमेंट फ्लोरिजन हार्मोन बनाता है। अब इधर पे क्या बोला गया है कि जब हम शॉर्ट डे प्लांट्स की बात करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स को अंधेरा ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हमने उसके अंधेरे को डिस्टर्ब कर दिया फ्लैश ऑफ रेड लाइट से, मतलब 660 नैनोमीटर से अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो मुझे तुरंत 730 नैनोमीटर्स का लाइट मारना पड़ेगा, तो वो बैलेंस हो जाता है और फिर शॉर्ट डे प्लांट्स में मुझे फ्लावर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है ये याद रखो, क्या बोला गया है कि ये जो फाइटोक्रोम पिगमेंट्स है ये दो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक पीआर और एक पीएफआर। पीआर मतलब क्या होता है? रेड वेवलेंथ, यानी कि 660 नैनोमीटर्स, पी फॉर फाइटोक्रोम, आर फॉर रेड। और पीएफआर मतलब क्या होता है? फार रेड, मतलब 730 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पर ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में होते हैं। ये वेवलेंथ से लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावर आते हैं और ये वेवलेंथ से शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, और दोनों दिन के हिसाब से अपना अपना फॉर्म कन्वर्ट करते रहते हैं। दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ओके, तो ड्यूरिंग डे टाइम पीएफआर जमा होता है और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावर आते हैं और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते। रात के टाइम पे पीएफआर पीआर में चेंज हो जाता है और फिर शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावर आते हैं। अब वर्नलाइजेशन मतलब क्या होता है? जब हमको प्लांट में जल्दी जल्दी फ्लावर प्रोड्यूस करना है तो हम अपने प्लांट को, जब वो प्लांट सीड के फॉर्म में होता है, ये एकदम छोटा सा प्लांट का प्लांटलेट होता है, मतलब अभी अभी जस्ट उसमें से अंकुर निकला है, तो हम जब ऐसे सीड को फ्रीजिंग टेम्परेचर पे डाल देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 to 6 डिग्री सेल्सियस फॉर 1.5 मंथ, और फिर उसके बाद जब हम उस प्लांट को निकाल के पॉट में डालते हैं तो उसमें फटाक से फ्लावर आता है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं वर्नलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि जब अपने सीड को हम एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रखते हैं तो हमारे सीड में वर्नलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ये वर्नलिन हार्मोन के वजह से प्लांट में जल्दी जर्मिनेशन होता है, और ये किसने ऑब्जर्व किया था? मेल्शेयर नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। तो जब हम अपने सीड को फ्रीजर में रखते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्नलाइजेशन, और जब आप उसको फ्रीजर से निकाल के वापस नॉर्मल पॉट में डालते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीवर्नलाइजेशन। ठीक है, वर्नलाइजेशन का एडवांटेजेस क्या है? क्रॉप्स को हम जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्रॉप्स को हम ऐसी जगह पे प्रोड्यूस कर सकते हैं जहां पे नेचुरली वो ग्रो नहीं हो पाते। मिनरल न्यूट्रिशन सेम चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है। यहाँ पर सब कुछ, ये इंट्रोडक्शन सब चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है। यहाँ पर सिर्फ मैं ये बताती हूँ कि मिनरल डेफिशिएंसी वाला पॉइंट क्या है। यहाँ पर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन या फिर मिनरल डेफिशिएंसी में क्या बोला गया है कि अगर हमारे प्लांट को कोई मिनरल नहीं मिला और उस प्लांट में हमको अगर कुछ फिर डेफिशिएंसी सिंड्रोम देखने को मिले तो वो मिनरल डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आ जाता है। अब इसमें से ना ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मिनरल
अगर कौन सा मिनरल नहीं मिला तो प्लांट में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी यहाँ पर देखो, अगर हमारे प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिला या फास्फोरस नहीं मिला या कैल्शियम नहीं मिला, मोलिब्डेनम नहीं मिला या क्लोरीन नहीं मिला, तो हमारे प्लांट की हाइट छोटी रह जाएगी, प्लांट स्टंटेड दिखाई देगा। अगर हमारे प्लांट को ये मिनरल्स नहीं मिले तो प्लांट में क्लोरोसिस हो जाएगा। क्लोरोसिस मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट में येलो 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 कलर आ जाएगा, डी ग्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे प्लांट में पोटेशियम नहीं मिला तो हमारे प्लांट का जो टिश्यू है वो बीच बीच में से मरने लगेगा, सडन डेथ हो जाएगी, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस, बीच बीच में से टिश्यू की डेथ हो जाना। अगर हमारे प्लांट में ये मिनरल्स नहीं मिले तो हमारे प्लांट में व्हाइट कलर के पैचेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे व्हाइट व्हाइट पैचेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हमारे प्लांट्स को ये मिनरल्स नहीं मिला तो हमारा प्लांट टाइम से पहले पत्ते वगैरह गिराने लगेगा, मतलब टाइम से पहले उसकी मौत हो जाएगी, एब्सिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एब्सिशन मतलब प्री मैच्योर फॉल। और अगर प्लांट में ग्रीन या नॉन ग्रीन पैचेस आने लग जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस, उसको बोलते हैं मॉटलिंग। ये आपके 2023 का क्वेश्चन है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था 2025 में, इन अ प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम कॉल्ड डाईबैक ऑफ शूट वाज ऑब्जर्व्ड। तो डाईबैक ऑफ शूट हमको कौन सी मिनरल की वजह से देखने को मिलता है, शूट्स मरने लगते हैं, किसके वजह से, कॉपर की कमी की वजह से। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कॉपर। तो आपको इन टेबल्स में से ना ये सिर्फ लास्ट वाला कॉलम याद रखना है कि कौन से मिनरल की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है। मैंने एक्चुअली इधर पे ही आपको बता दिया है कि कौन से मिनरल की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, फिर भी आप टेबल में से पढ़ना चाहते हो तो ये लास्ट वाला पार्ट और फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ो, कौन से मिनरल की वजह से क्या डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर क्या होता है, एक मिनरल दूसरे मिनरल की जगह लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से प्लांट को जो मिनरल चाहिए अगर वो मिनरल नहीं मिला तो प्लांट में हमको डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मिनरल आयन एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया है। पैसिव एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, बिना एटीपी यूज किए अगर मैं डिफ्यूजन प्रोसेस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रही हूँ तो इसको हम पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, और अगर मैंने एटीपी यूज किया तो दैट विल बी एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर बेसिकली मुझे सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर आयंस का बैलेंस मेंटेन करके रखना है, कैटायंस और एनायंस का बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो डोनन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये हमको बताया था, डोनन इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास कुछ स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, इन कैरियर प्रोटीन्स की मदद से हम दोनों जगह पर इक्वल बैलेंस बनाकर रख सकते हैं कैटायंस और एनायंस का, और उसी को हाइपोथेसिस भी बोला गया है। किधर गया, यहीं पे कहीं पे तो था वो हाइपोथेसिस वाला पार्ट, ठीक है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, रात के टाइम पे एटीपी की मदद से जब हम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जब ऑक्सीजन कम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स करने में दिक्कत होती है, तो रात के टाइम पे हम एटीपी की मदद से प्लांट में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। हाँ ये देखो, कैरियर हाइपोथेसिस, कैरियर प्रोटीन की मदद से हम आयंस बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, दिस इज डोनन इक्विलिब्रियम, ओके। लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, नाइट्रोजन साइकिल। इस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है और क्यों पढ़ना है। बेसिकली नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन से बनता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे सेल का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो बेसिकली नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना नाइट्रोजन के हम प्रोटीन्स नहीं बना सकते, और नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में ही अवेलेबल है, लेकिन नाइट्रोजन जिस फॉर्म में अवेलेबल है हम उस फॉर्म में उसको यूज नहीं कर सकते, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में हम उसको यूज नहीं कर सकते, हमको नाइट्रोजन को रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। नाइट्रोजन को हम फिजिकली भी फिक्स कर सकते हैं और बायोलॉजिकली भी फिक्स कर सकते हैं। ये आपके केमिस्ट्री में भी है कि आप एक हेबर-बॉश प्रोसेस करते हो, इसमें बेसिकली एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसका इजीली हम यूटिलाइजेशन कर सके। सो दिस इज हेबर-बॉश प्रोसेस। बाकी अलग अलग फिजिकल फिक्सेशन का भी एग्जांपल दिया गया है इधर पे कि कैसे आपका नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मदद से, नाइट्रोजन से नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन परऑक्साइड। आप चाहो तो ये पूरा केमिकल रिएक्शंस लर्न कर सकते हो, नहीं तो ये सब छोड़ के सिर्फ एक ये हेबर-बॉश प्रोसेस याद करो, ठीक है। और इसके अलावा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के एग्जांपल्स याद करो। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम बोलते हैं डायअज़ोट्रॉफ्स, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिट्टी में से और एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन लेके उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं दो टाइप के होते हैं, सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक मतलब जो किसी ना किसी बैक्टीरिया के साथ रहते हैं या किसी ना किसी प्लांट के साथ रहते हैं, और फ्री लिविंग मतलब जो मिट्टी में, पानी में, यहाँ वहां कहीं पे भी घूमते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। अभी एक स्पेसिफिक स्पीशीज है साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन अलगे। इन ब्लू ग्रीन अलगे का स्ट्रक्चर आप चैप्टर नंबर 11 में देखोगे। ये ऐसे चेन के फिलामेंट फॉर्म में दिखाई देते हैं। इनका स्ट्रक्चर ऐसे चेन के फॉर्म में रहता है, लेकिन इनके पास ना ऐसे बड़े बड़े पॉकेट जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं। इन पॉकेट के अंदर हमको ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। तो ये जो बड़ा सा पॉकेट है, इस बड़े से पॉकेट को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। इस हेट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो सॉइल में या पानी में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को लेकर फिक्स करने की कोशिश करता है और हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए बहुत ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए रहता है। एक नाइट्रोजन कन्वर्ट करने के लिए 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अमोनिया इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स और फिर इस अमीनो एसिड की मदद से हम प्रोटीन बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिया है की कोण सा बॅक्टेरिया क्या कन्वर्जन करताय। तर तुम्हाला जर तुमची रट्टा करण्याची कॅपॅसिटी चांगली असेल तर फक्त एक्झाम्पल्स आणि रिएक्शन एवढंच लर्न करा। बाकी त्याच्या पुढचं हे जे केमिकल प्रोसेस है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ से ये सब प्रोसेस लर्न करने मत जाओ, सर फट जाएगा तुम्हारा। अगर तुमने पहले से लर्न करके रखा है तो वेल एंड गुड, नाहीतर एवढं डिटेल मध्ये तुम्हाला जायची गरज नाहीये। 1 मार्कासाठी क्वेश्चन विचारलं तर सोडून टाकायचं, पण एवढं नाही वाचत बसायचं, ठीक है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा पूछा तो आप ये याद रख सकते हो कि हमारे प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट और बाकी के प्लास्टिड्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज। ये एंजाइम की मदद से हमारा नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो दिस एंजाइम इज यूजफुल। ओके, बस तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले टॉपिक में से आज तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा। अब तुम्हारी किस्मत फूटी रही तो एक आधा क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कौन से एंजाइम की वजह से कन्वर्जन होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्झाम्पल्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे, फ्री लिव्हिंग आणि सिम्बायोटिक, हेटेरोसिसचं नाव लक्षात ठेवा आणि स्टार्टिंगचा हेबर प्रोसेस। लास्ट वाला जो टॉपिक है उसमें से इतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, आया तो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बाकी पूरा चैप्टर इजी है, सिर्फ लास्ट वाला टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें टाइम नाही वेस्ट करना है। आता ज्या मुलांना नाही माहित मी एकदा परत आठवण करून देते, प्ले स्टोर वरती आमचं ऍप्लिकेशन आहे, त्या ऍप्लिकेशन मध्ये भरपूर फ्री मटेरियल आहे, 1000 एमसीक्यूज फ्री मध्ये दिलेत। ज्यांना सीईटीची सिरियसली प्रिपरेशन करायची असेल ते आमचं वरदान बॅच जॉईन करू शकतात। वरदान बॅच बद्दल फुल डिटेल तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळेल। जो बच्चा वरदान बैच ज्वाइन करेगा उसको पूरा मॉक टेस्ट फ्री में मिलेगा। यहाँ पर आपका सीईटी का बायोलॉजी सिलेबस और नर्सिंग का बायोलॉजी सिलेबस पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी बैच चालू हो गया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी जल्दी लेकर आऊं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर सबसे ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर है, तो आपको इस वीडियो में मैक्सिमम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचानी पड़ेगी, तो ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ला पाऊंगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी एंड आई विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।